हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल स्टूडेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 3D मॉडल डिस्प्ले हो रहा है। ये जो मॉडल है ये बॉयलर का मॉडल है। इसका नाम बेबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर्स है। आज की क्लास में हम इस बॉयलर के स्पेसिफिकेशंस, इसके कंपोनेंट्स और इसके वर्किंग को समझेंगे। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि ये बॉयलर जो है बेबकॉक्स एंड विलकॉक्स इंटरप्राइजेज कंपनी ने बनाया था, जो कि अमेरिकन इंडस्ट्रियल बेस्ड कंपनी थी और ये पावर प्लांट्स के लिए स्टील बॉयलर बनाती थी। सन 1867 में स्टीफन बेलकॉक्स और जॉर्ज हेमन बेबकॉक्स ने मिलकर इस बॉयलर को बनाया था। ये बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर है, साथ ही लो प्रेशर बॉयलर है। लो प्रेशर का मतलब है इसके अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है उसकी इंटेंसिटी 80 बार से कम है। आइए अब हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज ली हुई है जो कि एक स्टैंडर्ड इमेज है। इस स्टैंडर्ड इमेज से इसके कंपोनेंट्स का हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये स्टैंडर्ड इमेज है जिसमें इसका नोमेनक्लेचर्स दिया हुआ है, साथ ही दूसरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में बॉयलर का जो ड्रम है, बॉयलर के ड्रम का जो है डायामीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो डायामीटर्स है, बॉयलर के ड्रम का डायामीटर 1.12 से लेके 1.83 मीटर तक का इसका डायामीटर होता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 6.096 टू लेके 9.144 मीटर तक की इसकी लेंथ होती है। अब हम देखते हैं इसके वाटर ट्यूब की साइज़। जो वाटर ट्यूब होता है, वाटर ट्यूब की साइज़ 7.62 से लेके 10.16 सेंटीमीटर इस ट्यूब का जो है इनर डायामीटर्स होता है। अब हम देखते हैं इसका जो सुपर हीटर होता है, सुपर हीटर के अंदर के ट्यूब्स की क्या साइज होती है। सुपर हीटर के अंदर का जो ट्यूब होता है इसकी साइज 3.84 से लेके 5.71 सेंटीमीटर तक की ये सुपर हीटर की ट्यूब्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ये सुपर हीटर्स के ट्यूब दिख रहे हैं। इस सुपर हीटर्स में की डायामीटर्स जो है कम इसलिए रखा जाता है ताकि स्टीम की कांटेक्ट सरफेस कांटेक्ट एरिया बढ़ जाए और इस वजह से जो हमारी स्टीम है ज़्यादा कांटेक्ट में आती है और बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है और वेपर से वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। इसका नेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस देखें। प्रेशर, तो प्रेशर की जो रेंज है इसकी 40 से 41 बार तक प्रेशर ये जनरेट कर सकता है। और यदि इसकी स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं हम, तो स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी में ये 40,000 kg वाटर को 1 घंटे में स्टीम में कन्वर्ट कर सकता है। इसी स्पेसिफिकेशन है हाई थर्मल इफिशिएंसी देता है। यहाँ पर इसकी जो थर्मल इफिशिएंसी है वो 60 से लेके 80% तक थर्मल इफिशिएंसी होता है। ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए बहुत ही इकोनॉमिक बॉयलर है, साथ ही साथ ये इजीली पोर्ट हो जाता है। आइए अब हम इस बॉयलर के माउंटिंग्स को देखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉयलर में माउंटिंग्स एंड एसेसरीज होती हैं। माउंटिंग का मतलब होता है इस टाइप की डिवाइस जो बॉयलर को सेफली रन करने में हेल्प करता है, और एसेसरीज का मतलब होता है इस टाइप की डिवाइस जो बॉयलर की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। आइए अब हम यहाँ बॉयलर्स को हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बॉयलर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक पार्ट्स इसका फर्नेस होता है जिसमें हम फ्यूल को जलाते हैं, और जो दूसरा पार्ट्स होता है वो वाटर ड्रम होता है। वाटर ड्रम में हम वाटर को फिल करते हैं और फिर उस वाटर को हम यहाँ पे गर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास फर्नेस है, ये फर्नेस वाटर ड्रम के जस्ट नीचे है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं ये हमारा फर्नेस है और वाटर ड्रम इसके ऊपर है। तो इस फर्नेस में यहाँ पे फ्यूल को जलाया जाता है, और फ्यूल को जलाने के बाद उससे जो हीट निकलती है उस हीट के थ्रू इस ड्रम की हेल्प से हम उस वाटर को इस ट्यूब में लेके आते हैं और इस ट्यूब से उस वाटर को फिर गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ्यूल है वो फर्नेस के अंदर यानी कंबशन चैम्बर में जलाया जाता है, और वहीं पे उससे जो हीट निकलती है उसी हीट की हेल्प से इस वाटर को गर्म किया जाता है। तो इस तरीके के फर्नेस सिस्टम जहाँ पे फ्यूल को कंबशन चैम्बर में जलाया जा रहा है वहीं पे यूज किया जा रहा है, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम इंटरनली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं। तो ये जो है एक क्लासिफिकेशंस का एक टर्म जो होता है इंटरनली फायर्ड
वो टर्म्स यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि ये जो बॉयलर है ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब ये है कि इसमें जो वाटर है वो ट्यूब के अंदर सर्कुलेट होता है और फिर ये जो वाटर है ट्यूब के थ्रू फर्नेस में आता है और फर्नेस में आके ट्यूब के थ्रू ही गर्म होता है। इस टाइप से जो वाटर है वो वाटर स्टीम में या वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये जो है रिमेनिंग से ड्रम में जाके कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर का। आइए अब हम यहाँ पे बॉयलर की डेफिनेशंस देखते हैं। तो बॉयलर की डेफिनेशंस ये बोल रही है कि बॉयलर इज ए क्लोज हॉलो सिलेंड्रिकल वेसल्स विच इज यूज टू जनरेट स्टीम विथ सेफ्टी एंड इकोनॉमी। सो कोई भी बॉयलर जब तक बॉयलर नहीं हो सकता जब तक इसमें दो कंडीशंस फॉलो ना हो। पहली कंडीशन है सेफ्टी की और दूसरी कंडीशन है इकोनॉमी की। तो किसी भी बॉयलर को सेफ्टी के साथ रन कराने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं उस डिवाइस को हम बोलते हैं माउंटिंग। और बॉयलर की डेफिनेशंस में जैसा दूसरी कंडीशन दी हुई है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है कम खर्चीला। तो इस टाइप की डिवाइसेस जो बॉयलर की परफॉर्मेंस या इफ़िशेंसी को बढ़ाते हैं ये डिवाइसेस या इन अरेंजमेंट को हम बॉयलर एसेसरीज बोलते हैं। आइए हम बॉयलर्स की कुछ माउंटिंग्स को देखते हैं जो कि ड्रम की, जैसे कि हमारा ड्रम है, ड्रम के ऊपर से डिवाइसेस लगी हुई हैं। जैसे यहाँ पे प्रेशर गेज है, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल, स्टीम स्टॉप वाल, मैन होल है। और इसके अलावा यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो ये हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर्स है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे इंस्पेक्शन गेट हैं जो कि पीछे से हम इंस्पेक्शन करते हैं कि हमारे फर्नेस के अंदर आग प्रॉपर जल रही कि नहीं, फायर प्रॉपर जल रही कि नहीं जल रही। और साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्यूजेबल प्लग है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ देखिए मड होल है और साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे तो ये गेट है जो कि फ्लू गैसेस को यहाँ कंबसन चैम्बर्स की ओर भेजता है। तो इस तरीके से ये बॉयलर्स की कुछ माउंटिंग्स हैं। आइए अब इन माउंटिंग्स को हम डिटेल्स में यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि हमने बॉयलर की माउंटिंग की लिस्टिंग कर ली है और देख लिए हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स इस पर माउंट हैं। आइए अब इन कंपोनेंट्स को हम डिटेल्स में यहाँ पे समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास ड्रम के ऊपर ये कांच का ट्यूब लगा हुआ है ये वाटर लेवल इंडिकेटर्स है। वाटर लेवल इंडिकेटर से ड्रम के अंदर भरे हुए पानी को दिखाता है कि कितना पानी इसके अंदर भरा हुआ है। मोस्टली जैसा मैंने आपको बताया है कि ड्रम के अंदर 60% वाटर फिल किया जाता है और रिमेनिंग 40% इस पर जो है खाली रहता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो वाटर लेवल इंडिकेटर्स है, वाटर लेवल इंडिकेटर्स कैसे काम करता है और ये किस तरीके से हमें रीडिंग को दिखाता है। तो देखिए, तो आइए हम देखते हैं जो वाटर लेवल इंडिकेटर्स है। वाटर लेवल इंडिकेटर्स में दो पार्ट्स हैं, एक ये ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है और ये यहाँ पे इसकी बॉडी है, इसके हेडर्स हैं। ये ट्यूब के थ्रू ड्रम से जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं और ड्रम के अंदर का जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल इस ट्यूब में यहाँ पे दिख जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। जो भी इसकी हाइट आती है वो हाइट इसकी स्केल के थ्रू मेजर कर ली जाती है कि ड्रम के अंदर कितना वाटर का लेवल है। आइए अब हम इसकी दूसरी जो डिवाइसेस है उस डिवाइस को देखते हैं। दूसरी जो डिवाइस है हमारा प्रेशर गेज। प्रेशर गेज जो है बॉयलर के अंदर का जो ड्रम के अंदर का जो प्रेशर है उस प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली जो बॉयलर्स जो है कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और एक कांस्टेंट प्रेशर पे इसलिए स्टीम को प्रोड्यूस कराई जाती है क्योंकि इनसे जो टरबाइन रन किए जाते हैं उन टरबाइन को हमें कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम देना पड़ती है, अदरवाइज टरबाइन की स्पीड में फ्लक्चुएशंस आएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको देखने मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये प्रेशर गेज होता है। ये जो प्रेशर गेज होता है ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो प्रेशर गेज है इसको ऑपरेटर्स इसकी हेल्प से ड्रम के अंदर का जो प्रेशर है उसको मॉनिटर किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज ये वाटर ड्रम के ऊपर यहाँ पे ऊपर फिक्स रहता है और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और जो भी बॉयलर ड्रम के अंदर प्रेशर होता है वो सारा का सारा प्रेशर की इंटेंसिटी इस वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज के ऊपर आती है और इसकी वजह से ये प्रेशर को इंडिकेट। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट माउंटिंग देखें तो नेक्स्ट माउंटिंग में स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का मतलब है कि जो प्रेशर की इंटेंसिटी है, यदि प्रेशर की इंटेंसिटी बॉयलर ड्रम के अंदर बढ़ जाती है तो हमारा जो ड्रम है वो ब्लास्ट हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व है। स्प्रिंग लोडेड का मतलब ये है कि स्प्रिंग की हेल्प से ये अपना इंटेंसिटी मेंटेन करता है और ये जो इंटेंसिटी होती है प्रेशर की इंटेंसिटी से ज़्यादा होती है और उसकी वजह से ये जो वाल्व है ये वाल्व प्रेशर को रोक के रखता है।
लेकिन अगर ड्रम का प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये वाल्व खुल जाता है और ड्रम के अंदर की प्रेशराइज्ड स्टीम को बाहर निकाल देता है और इस तरीके से ड्रम के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। आइए अब हम इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। इसके कंपोनेंट्स में यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इसका बेस है और ये यू टाइप का ट्यूब है। इस ट्यूब से स्टीम बाहर आती है और इसको रोकने के लिए यहाँ पे ये नॉब्स हैं, ये नॉब्स इसको कंट्रोल करके रखती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व है ये ड्रम के ऊपर माउंट रहता है। इसके कंपोनेंट्स में हम देखेंगे तो इसके नॉब्स हैं जो इसको कवर करते हैं और ये जो पाइप्स है ये पाइप्स हॉलो पाइप है और इसको स्प्रिंग की हेल्प से इसको टाइट करके रखे हुए हैं नॉब्स को। ये नॉब्स नीचे की ओर पुश रहती हैं। जब ड्रम के अंदर का प्रेशर से स्प्रिंग की टेंशन स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाता है, ये जो अब्ट्रैक्शन से ये अब्ट्रैक्शन ऊपर की ओर मूव हो जाता है और ड्रम के अंदर का जो हाई प्रेशराइज्ड स्टीम है वो हाई प्रेशराइज्ड स्टीम बाहर रिलीज हो जाती है और इस तरीके से जो हमारा प्रेशर कंट्रोल डिवाइस वो ये काम करती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी माउंटिंग्स है, नेक्स्ट माउंटिंग है स्टीम स्टॉप वॉल्व। स्टीम स्टॉप वॉल्व का मतलब है जो स्टीम्स है उस स्टीम को कंट्रोल करने के लिए इनको यूज किया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि बॉयलर्स के अंदर दो टाइप की स्टीम्स होती है, एक वेपर स्टीम्स होती है और एक सुपर हीटेड स्टीम होती है। जो वेपर स्टीम्स होती है ये नॉर्मल वेपर कंडीशंस में होती है जिसका यूज जो है प्रोसेसिंग प्लांट्स में किया जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट्स का मतलब होता है जहाँ पे कोई फ्रूट्स वगैरह या क्लथ्स को ड्राई किया जाता है, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे एक लो टेम्परेचर की स्टीम को यूज किया जाता है। और जो दूसरी टाइप की स्टीम इससे प्रोड्यूस की जाती है वो है सुपर हीटेड स्टीम प्रोड्यूस की जाती है और इस स्टीम को जो है टरबाइन में यूज किया जाता है, जहाँ पे टरबाइन में जाके वह एक्सपांड होती है और एक्सपांड होने के बाद फिर वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो आइए हम इन वाल्वों की कंट्रोलिंग को देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो पहला वाला वाल्व है, ये पहला वाला वाल्व वेपर को कंट्रोल करने के लिए है। इससे जो ड्रम के अंदर की जो वेपर्स है उस वेपर को प्रोसेसिंग के लिए हम सप्लाई कर सकते हैं इसको ऑन करके। और यहाँ पे हम जो दूसरा वाला वाल्व देखते हैं, ये लास्ट वाला वाल्व है, ये जो वाल्व है ये सुपर हीटेड स्टीम को सप्लाई करने के लिए। ये सुपर हीटर हम देखेंगे कि ये जो पाइप है सुपर हीटर से कनेक्टेड है और यहाँ से सुपर हीटेड स्टीम इस कंट्रोल वाल्व में आती है और इस स्टीम स्टॉप वाल्व में आने के बाद फिर इसको हम ओपन कर देते हैं और उस साइड के वाल्व को हम बंद कर देते हैं और फिर यहाँ से जो है हमारा स्टीम का जो सर्कुलेशन से टरबाइन में हो जाता है और वहाँ पर टरबाइन में जाके स्टीम जो है हमारी टरबाइन को रोटेट कराती है। तो इस तरीके से ये स्टीम स्टॉप वाल्व हैं जो कि इस तरीके से ये काम करते हैं। आइए हम यहाँ की नेक्स्ट माउंटिंग देखें। नेक्स्ट माउंटिंग यदि हम बॉयलर की देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटिंग्स है। इस माउंटिंग्स की हेल्प से बॉयलर्स के ड्रम के अंदर मेंटेनेंस किया जाता है और इसका नाम है मैन होल। मैन होल जो कि एक इलेप्टिकल शेप्स होता है और इस इलेप्टिकल शेप में इसका जो कवर है वो अंदर से फिट होता है और साथ ही साथ इस इलेप्टिकल जो शेप की जो साइज, इस कवर की साइज मैन होल की साइज से बड़ी होती है। बड़ी इसलिए रखा जाता है ताकि क्योंकि इसको हमें अंदर से लॉक करना होता है और जब हम इसको अंदर से लॉक करते हैं तो इसकी साइज बड़ी होना चाहिए, अदरवाइज ये मैन होल से बाहर निकल आएगा। जैसा कि आपने देखा होगा घर में प्रेशर कुकर यूज करते हैं और प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो भी होल से बड़ा होता है, तो इसी वजह से मैन होल का शेप इलिप्टिकल रखा जाता है। यही इसका मुख्य कारण है कि हम जो है, आइए अब हम देखते हैं ये जैसे कवर है इसका ये शेप इलिप्टिकल है और ये इलिप्टिकल शेप को किस तरीके से इसका जो कवर होता है इसकी ये डिजाइन होती है। तो ये जो है जैसा कि हम देख रहे हैं इसकी एक साइड में लंबाई ज़्यादा है और एक साइड में इसकी जो चौड़ाई कम है, तो इस तरीके से इलिप्टिकल शेप हो जाता है और इस इलिप्टिकल शेप की हेल्प से जो अंदर का प्रेशर है वो प्रेशर्स बाहर नहीं निकल पाता है, साथ ही साथ ये छोटे साइज के होल से अंदर चला जाता है। ये इसके क्लैंप है, इन क्लैंप की हेल्प से इनको यहाँ पे सपोर्ट करके रखा जाता है मैन होल के पास। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लैंप लगी हुई है, इन क्लैंप की सपोर्ट से इस कवर को यहाँ पे हम स्टॉप करके रखते हैं। ये स्टील के लगे होते हुए और ये जो मैन होल है मैन होल को पूरी तरह से ये जो है सपोर्ट करते हैं। और अब हम इसके बॉयलर्स के जो नेक्स्ट माउंटिंग को देखते हैं। तो नेक्स्ट माउंटिंग में यहाँ पे हम देखेंगे ये मड बॉक्स है। इस मड बॉक्स की हेल्प से जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ रहती है वो इम्प्योरिटीज़ इसमें कलेक्ट हो जाती है और इसमें कलेक्ट होने के बाद फिर हम उसको टाइम टू टाइम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से इम्प्योरिटीज़ जो वाटर ड्रम के अंदर आती है उस सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ टाइम टू टाइम बाहर निकालते रहते हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी माउंटिंग्स है, नेक्स्ट माउंटिंग्स है ब्लो ऑफ कॉक वाल्व। ब्लो ऑफ कॉक वाल्व वाटर ट्यूब में लोअर हेडर्स में लगा रहता है। लोअर हेडर्स में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये सबसे नीचे वाले सबसेंस का जो काम होता है कि ये वाटर ट्यूब का सबसे नीचे का लेवल है, और जब हमें वाटर ट्यूब को खाली करना होता है तो इसी ब्लो ऑफ कॉक वाल्व को ओपन कर देते हैं और हमारा सारा का सारा ड्रम वाटर जो है बाहर निकल जाता है, खाली हो जाता है। बाद यहाँ पे हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं बॉयलर का यहाँ पे नेक्स्ट हम जो देखेंगे माउंटिंग्स है, ये जो है ये कि ये फ्यूजिबल प्लग है। फ्यूजिबल प्लग जो कि वाटर फ्यूजिबल ड्रम प्लग में है जो नीचे कि लगा रहता वाटर है और ड्रम जो के अंदर कंबसन लगा चैम्बर रहता के है। जस्ट ऊपर रहता है। ये हम देखते हैं कि फ्यूजिबल प्लग के जो मोस्टली दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका सॉकेट होता है और एक इसका जो है कॉनिकल शेप होता है जो कि लो मेल्टिंग मटेरियल से बना होता है, जिसे हम गन मेटल बोलते हैं। तो ये गन मेटल का बना हुआ पार्ट्स होता है जो कि लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, जिसका जो टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जब ड्रम के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस समय पे ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल मेल्ट हो जाता है और ये जो कॉनिकल शेप है, ये कॉनिकल शेप वहाँ से हट जाता है और उसके हट जाने से जो वाटर है, वाटर ड्रम से लीक हो जाता है और ड्रम से लीक होने के बाद ये तरीके से ये जो वाटर है पूरा का पूरा कंबसन चैम्बर्स में स्प्रे हो जाता है और कंबसन चैम्बर्स के अंदर जो फायर जलती है वो आग बुझ जाती है। इस तरीके से ड्रम के अंदर का टेम्परेचर्स और फर्नेस का टेम्परेचर्स इस डिवाइस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। साथ ही अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है। ये जो प्लेट है ये एक इस यहाँ पे ये गेट से लगी हुई है। ये जो प्लेट है इस गेट को ऑटोमेटिक जब प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाए तब ये गेट खुलता है। अब हम देखेंगे कि ये एक प्लेट लगी हुई है जो कि एक गेट की तरह है। ये देखिए यहाँ पे ये प्लेट ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठने के बाद यहाँ पे ये देखिए ये जो गेट है, ये गेट यहाँ पे खुल जाता है और ये जो गेट है ये कंबसन चैम्बर से जो फ्लू गैसेस निकलती हैं उस फ्लू गैसेस को कंट्रोल करने के लिए है। मोस्टली क्या होता है कि जो कंबसन चैम्बर्स में जो फ्लू गैसेस फ्लो होती हैं जिनको हमें इन्वायरमेंट में भेजना होता है, उनका प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। यदि सराउंडिंग के प्रेशर से ये ज़्यादा नहीं है तो बाहर का जो प्रेशर है, बाहर की जो इन्वायरमेंटल एयर है, इस कंबसन चैम्बर्स में आ जाएगी। इसलिए ये गेट जो है हमारा बंद रहता है और ये गेट ऑटोमेटिक तभी खुलता है जब इस कंबसन चैम्बर्स का या फर्नेस का जो प्रेशर है, फ्लू गैसेस का प्रेशर है, वो इन्वायरमेंटल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से ये जो है ये हमारा फ्लू गैसेस के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा स्मोक बॉक्स है और इस स्मोक बॉक्स के ऊपर यहाँ पे ये हमारी चिमनी लगी हुई है और चिमनी की हेल्प से जो फ्लू गैसेस हैं वो फ्लू गैसेस जो है इन्वायरमेंट में हम बाहर भेजते हैं। ये गेट हमारा इस तरीके से खुला रहता है और खुलने के बाद फिर जो चिमनी है वो इस होल से इस गेट से फ्लू गैसेस को बाहर निकालता है। साथ ही अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये एक कंपोनेंट दिख रहा है, ये इसको हॉपर बोलने वाली डिवाइस है, कोट को फीड करने वाली डिवाइस, इसको हम स्टोकर्स बोलते हैं। इसमें यहाँ पे कोल भरा जाता है, कोल जाके ये फर्नेस के अंदर डंप कर देता है, गिरा देता है। वहाँ पर जाने के बाद फिर कोल फर्नेस में जलता है। तो इसकी हेल्प से हम कोल को यहाँ पे फर्नेस के अंदर भेजते हैं और इस स्टोकर में कोल को भरने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये हॉपर है, ये इस तरीके का हॉपर है और इस हॉपर में बाहर से हम जो है ऑटोमेटिक बेल्ट के थ्रू कोल लेके आते हैं, कोल इसमें डालते हैं और कोल इसमें आने के बाद फिर जो स्टोकर्स में जाता है और स्टोकर्स फिर जो फर्नेस में हमारे कोल को डाल देता है। जैसा आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एक होल दिख रहा है, ये जो होल है ये फायरिंग होल कहलाता है और इस होल की हेल्प से यहाँ पे हम फायर मतलब फर्नेस के अंदर आग लगाते जो है आग फायरिंग स्टार्ट करता है। बॉयलर को जब हमें जलाना होता है तो फायरिंग यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो है माउंटिंग्स हैं और इसके अलावा और जो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे हमारे पास ये इंस्पेक्शन गेट हैं और इन इंस्पेक्शन गेट की हेल्प से इंस्पेक्टर जो ऑपरेटर से ये चेक करता है कि अंदर फायर की इंटेंसिटी क्या है या फायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये देखिए इस तरीके से ये जो है ये गेट है और ये अलग अलग जगह की पोजीशन से देखने के लिए ये
डिफरेंट स्पेस पे ये जो है हमारे गेट लगे हुए हैं और इन गेट की हेल्प से हम बॉयलर के अंदर फर्नेस की क्या टेम्परेचर है और क्या कंडीशंस है ये हम देखते हैं। तो ये हमारे बॉयलर माउंटिंग्स हैं। ये हम बॉयलर की वर्किंग को समझते हैं। तो बेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर की वर्किंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि बॉयलर्स में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो फर्नेस होता है और एक वाटर ड्रम होता है। वाटर ड्रम में वाटर को फिल किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 60% वाटर फिल किया जाता है, रिमेनिंग 40% स्पेस इसका खाली रहता है स्टीम को कन्वर्ट होने के लिए। जो इसमें जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको 40% रिमेनिंग खाली रखा जाता है। और यहाँ पे हम देखें तो ये जो कंबसन, यहाँ पे ये जो फर्नेस है, फर्नेस में हम देखेंगे तो ये जो स्पेस है इसको हम कंबसन चैम्बर बोलते हैं। इस कंबसन चैम्बर में फ्यूल को हम स्टोकर की हेल्प से फ्यूल को बाहर से लेके आते हैं और बाहर से लेके आने के बाद फिर फ्यूल को यहाँ पे डंप करते हैं। फ्यूल को डंप करने के बाद यहाँ पे जो हमारा जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स यहाँ पे ये फायर होल है, इस फायर होल की हेल्प से इसमें जो है आग फीड करता है और ये देखिए यहाँ पे फीड करता है और स्पार्किंग होती है और कंबसन हमारा चालू हो जाता है। कंबसन चालू होने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल जलना चालू कर देता है और फ्यूल को जलाने के लिए हम एटमॉस्फेरिक एयर इसके अंदर भेजते हैं। तो एयर की प्रेजेंसी में ये फ्यूल जलता है। फिर इसके फ्यूल के जलने से जो गैसेस निकलती हैं और जो एयर रहती है रिमेनिंग एयर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशंस होता है उस कॉम्बिनेशंस को हम फ्लू गैसेस बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम कंबसन चैम्बर में जब हम फ्यूल जलाते हैं तो फ्यूल के जलने से ये जो फ्लू गैसेस निकल रही हैं उन फ्लू गैसेस को हम स्पेशल डायरेक्शंस में मूव कराते हैं। तो यहाँ पे मूव कराने के लिए देखिए बफल्स हमने लगा रखे हैं, इस बफल्स की हेल्प से ये फ्लो करती है। तो ये एस डायरेक्शंस में जो है फ्लू गैसेस का फ्लो होता है। तो एस डायरेक्शन में फ्लू गैसेस का फ्लो इसलिए हमने रखा गया है क्योंकि जो फ्लू गैसेस जब यहाँ से फ्लो होंगी तो इनको फ्लो होने में ड्यूरेशन ज़्यादा लगना चाहिए, टाइम ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में हीट ट्रांसफर रेट होता है। जितना ज़्यादा टाइम रहेगा, जितने ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में आप हीट के कांटेक्ट में रहेंगे उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। तो इसी फिनोमिना को यूज करते हुए यहाँ पे ये जो बफल्स हमने लगाई हैं ताकि जो फ्लू गैसेस का सर्कुलेशन से सर्कुलेशन हमारा एस डायरेक्शन में या एस टाइप से हो। साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्नेस और स्मोक बॉक्स है, इस स्मोक बॉक्स के बीच में ये गेट होता है और ये गेट ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है। इसको जब इस गेट को तब खोला जाता है जब कंबसन चैम्बर के अंदर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इन्वायरमेंटल प्रेशर से ज़्यादा हो, चैम्बर का प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो गेट यहाँ पे लगा हुआ है, ये गेट इस तरीके से ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ से जो फ्लू गैसेस हैं, ये फ्लू गैसेस यहाँ से होते हुए ये आपकी स्मोक चैम्बर्स में चली जाती हैं और स्मोक चैम्बर्स में जाने के बाद इस चिमनी से जो है बाहर निकल जाती हैं। तो ये हमारा फ्लू गैसेस का सर्कुलेशंस होता है। अब यहाँ पे हम बात करें वाटर सर्कुलेशंस की, तो वाटर सर्कुलेशंस में जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये ऊपर वाटर ड्रम है और वाटर ड्रम को की हेल्प से यहाँ पे हम वाटर जो है इन पाइप के थ्रू यहाँ पे जो है इंक्लाइन ट्यूब्स में लेके आते हैं। ये जो इंक्लाइन ट्यूब्स हैं ये 15 डिग्री पे इंक्लाइंस हैं और इनको इंक्लाइन करने का एक ही पर्पज़ है कि जो वाटर सर्कुलेशन है वो नेचुरल फिनोमिना की हेल्प से हो, यानी कि वाटर को सर्कुलेट करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। इस तरीके से जब हम वाटर सर्कुलेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा अटैचमेंट यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो बॉयलर है, बॉयलर की इफ़िशेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ बॉयलर की इफ़िशेंसी बढ़ाने के लिए ये हमने नेचुरल सर्कुलेशंस यूज किया है। अब यहाँ पे हम इसकी वर्किंग्स को देखेंगे तो वर्किंग में हम यहाँ पे देखेंगे कि जब यहाँ कंबसन चैम्बर्स में फ्यूल को जलाते हैं तो इस वाले पोर्शंस में हीट ज़्यादा निकलती है, यहाँ पे हीट ज़्यादा रहती है, हीट की इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है और इस हाई इंटेंसिटी के कारण ये जो अपर हेडर है, ये वाटर ट्यूब का ये हेडर कहलाता है। तो ये अपर हेडर है, अपर हेडर ज़्यादा हीट अप होता है और ये जो लोअर हेडर है, लोअर हेडर कम हीट अप होता है। तो यहाँ का जो वाटर होगा इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, साथ ही साथ जब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी
और यहाँ जो नीचे वाला लोअर हेडर है, लोअर हेडर में जो है वाटर का टेम्परेचर कम होगा, लेकिन यहाँ की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो हमारा वाटर है वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर सर्कुलेट करता है। तो इस तरीके से जो हमारे वाटर ट्यूब है, ये वाटर ट्यूब से जो है नेचुरल सर्कुलेशंस डेवलप करता है, और इस नेचुरल सर्कुलेशंस की हेल्प से जो हमारा बॉयलर है इसकी इफ़िशेंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम इस वाटर को यहाँ से गर्म करते हैं, गर्म होने के बाद ये जो वाटर है, ये वाटर सर्कुलेट होके ऊपर की ओर वाटर ड्रम में जाता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ये वाटर सर्कुलेशन या ट्यूब्स है, ट्यूब में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हेडर है, लोअर हेडर हमारा टैंक से कनेक्ट है, और टैंक से कनेक्ट होने के साथ साथ ये देखिए कि हमारा ये जो लोअर हेडर है यहाँ पे टैंक से कनेक्ट है। तो टैंक से वाटर इस साइड में आता है, और जो गर्म पानी है वो गर्म पानी यहाँ पे टैंक में ऊपर की ओर फ्लो हो जाता है, और हीटअप होते होते ये इतना बॉयल हो जाता है कि ये जो वाटर्स है, ये जो ट्यूब के अंदर का जो वाटर है वो ड्रम के अंदर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सैचुरेटेड कंडीशन में स्टीम को डेवलप करता है। ये सैचुरेटेड जो स्टीम है, ये स्टीम ड्रम के ऊपर कलेक्ट हो जाती है, जो कि खाली स्पेस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर ड्रम में 60% पानी भरा रहता है और रिमेनिंग 40% खाली रहता है। तो रिमेनिंग जो 40% स्पेस है, उस 40% स्पेस में ये जो वेपर है, जो कि एक सैचुरेटेड स्टीम है, इस सैचुरेटेड स्टीम को हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। इस तरीके की ये जो सैचुरेटेड स्टीम होती है, इस स्टीम को हम टरबाइन में डायरेक्ट नहीं भेजते हैं, इसको टरबाइन में भेजने के लिए हमें सुपर हीटिंग करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वाटर ट्यूब्स है। अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे सुपर हीटर की। जो सुपर हीटर है, सुपर हीटर का मतलब है जो हमारे पास सैचुरेटेड स्टीम होती है, उस सैचुरेटेड स्टीम को हम यहाँ पे सुपर हीटेड करते हैं। सुपर हीटेड का मतलब इसको हम 100 इसके सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा पे इसको हीटअप करते हैं। तो यहाँ पे इसको हीटअप करने के लिए जो हमारे पास ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में हम देखेंगे कि ये हमारी सुपर हीटिंग ट्यूब्स हैं। ये जो सुपर हीटिंग ट्यूब्स हैं, इनका डायमीटर जैसा कि मैंने आपको बताया था टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में कि इनका 3 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक का डायमीटर्स रखा जाता है। कम डायमीटर्स रखने का मतलब ये है कि इस ट्यूब के अंदर कम क्वांटिटी में वाटर आएगा, और कम क्वांटिटी में स्टीम आएगी, और कम क्वांटिटी की स्टीम को यदि हम उसी टेम्परेचर पे गर्म करते तो वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी गर्म होगी। तो इस तरीके से जो वेपर्स होती है, इस वेपर्स को इस सुपर हीटर में लेके आते हैं और इसको सुपर हीटेड करते हैं। तो इस अरेंजमेंट पे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है, ये इसका सुपर हीटर का ही इनलेट पाइप है, जो कि वाटर ड्रम से कनेक्ट है, और वाटर ड्रम से जो है वेपर्स यहाँ पे आती है, और वेपर आने के बाद इस सुपर हीटिंग ट्यूब्स में जाती है। ये सुपर हीटर ट्यूब्स के हेडर्स हैं, तो इस हेडर्स में जाती है, और इस हेडर से इस ट्यूब से होते हुए फिर यहाँ पे ये हमारी यूज के लिए, टरबाइन के लिए यूज के लिए चली जाती है। तो इस तरीके से जो हमारी ये स्टीम है, ये स्टीम हमारी सर्कुलेट होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको स्टीम को सर्कुलेट करने के लिए जो, जैसा कि मैंने बताया है कि स्टीम 2 टाइप की प्रोड्यूस होती है। स्टीम होते हैं, एक तो वेट स्टीम होती है और एक हमारी सुपर हीटेड स्टीम होती है। तो हमारे बॉयलर के अंदर दोनों टाइप की स्टीम जो जनरेट हो रही है, इसको दोनों टाइप की स्टीम को हम यूज कर सकते हैं। जो वेट स्टीम होती है, वेट स्टीम को हम प्रोसेसिंग प्लांट्स में यूज करते हैं या प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, और जो सुपर हीटेड स्टीम होती है, उस सुपर हीटेड स्टीम को जो है हम टरबाइन में ले जाके उससे जो है टरबाइन को रोटेट कराते हैं, और टरबाइन के रोटेट होने से जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से दोनों टाइप की स्टीम को हम यूज करते हैं। इन दोनों टाइप की स्टीम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये स्टीम स्टॉप वाल्व लगे हुए हैं, और ये स्टीम, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे स्टीम स्टॉप वाल्व में 3 स्टीम स्टॉप वाल्व यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला स्टीम स्टॉप वाल्व है, ये जो है ये सिलेंडर के ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट है, और इस सिलेंडर से जो वेपर्स होती है, सैचुरेटेड स्टीम होती है, उस स्टीम को यहाँ पे कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके इसको हम प्रोसेसिंग में इस तरीके से सेकेंड वाल्व के ऊपर लेके आते हैं, और सेकेंड वाल्व को ओपन कर देते हैं, और जो इस साइड का ये जो वाल्व है, सुपर हीटिंग स्टीम वाल्व, ये वाला वाल्व बंद रहता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो सप्लाई है, ये वेपर की सप्लाई डायरेक्ट जो है यूज के लिए इस तरीके से जाती है।
और अगर हम दूसरे अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास सुपर हीटेड स्टीम होती है, इस सुपर हीटेड स्टीम को इस वाले वॉल्व में लेके आते हैं और इस वाले वॉल्व में आने के बाद फिर यहाँ से हमारे पास ये कंट्रोलिंग वॉल्व, इस कंट्रोलिंग वॉल्व को हम ओपन कर देते हैं और इस वाले जो वेपर वाला वॉल्व है इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी सुपर हीटेड स्टीम जो है ये हमारी टरबाइन में चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस मॉडल की हेल्प से हमने इस बॉयलर का वर्किंग्स देखा है। यदि आपकी कोई क्वारी, यदि कोई क्वेश्चंस है तो मेरे जो चैनल है इस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे को लगे कि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।